हाँ, नमस्कार सभी मित्रों को मेरा अभिवादन। नमस्कार। और ये मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व का अवसर है कि मैं दीघा विज्ञान केंद्र और नवबंधन, इन दो बड़े संगठनों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत सारे मित्रों के साथ जुड़ रहा हूँ और यहाँ मुझे अपने विचार बांटने के लिए अवसर मिला। इसके लिए मैं जो आयोजक मंडल है उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही क्या? मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही क्या? आजा, नहीं, बीच में शशि जी बोले तो मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद विश्वनाथ झा साहब से यहाँ मुलाकात हो रही है। बीच में 1-2 बार फ़ोन पर चर्चा हुई। मैं एक सेमिनार में मुंबई गया तो उन्होंने कहा हम मुंबई में मिलेंगे, लेकिन संयोग से हम मुंबई में नहीं मुलाकात कर सके। और मुझे इस बात का गर्व रहा कि जैसा विश्वनाथ झा साहब ने उल्लेख किया कि मैं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में 6 साल से अधिक समय तक रहा, कि वहाँ मैंने इतने प्रतिभाशाली और विद्वान साथियों के साथ काम किया कि जिनको अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए जिन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी और विभिन्न भाषा भाषियों को हिंदी का भाषा का प्रशिक्षण देते हुए न केवल हिंदी से जोड़ा, बल्कि उन सबको एक भारतीयता के सूत्र में बांधने की, जोड़ने की कोशिश की। तो इतने विद्वान और प्रतिभाशाली साथियों के साथ रह कर के मैंने भी इन लोगों से बहुत कुछ सीखा। मैं भाषा के मामले में बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे उतनी भाषाएं नहीं आती और प्रशिक्षण का भी मुझे उतना अनुभव नहीं, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे सीखने का अनुभव बहुत है और मैं निरंतर सीखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं एक प्रमुख विदुषी जय वर्मा जी, जिनका नाम मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, और एक बार उनके साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक संवाद में हमारा परिचय हल्का सा हुआ भी, लेकिन ज़्यादा नहीं मिल पाए थे। मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि मैं आज उनसे यहाँ इस सेमिनार में दूसरी बार जीवन में उनसे मिल पा रहा हूँ। विजय कुमार भारती जी से कभी कभी फ़ोन पर चर्चा होती है। इस बात यहाँ हम लोग इस सेमिनार के माध्यम से जुड़ रहे हैं। कार्तिक चौधरी पिछले कुछ महीनों से ही इनसे परिचय हुआ है, जुड़े हैं, लेकिन बहुत उत्साही साथी है, इनसे जुड़ रहा हूँ। और बहुत सारे लोग इसमें हैं जिनके साथ मैं जुड़ रहा हूँ। तो मैं विषय पर आ रहा हूँ बात करते हुए। अभी जो बहुत महत्वपूर्ण बातें विश्वनाथ झा साहब ने कही हिंदी भाषा की संभावनाओं को लेकर के, मुझे हिंदी भाषा को लेकर, उसकी संभावनाओं को लेकर और उसकी चुनौतियों को लेकर मेरे जहन में कई सवाल होते हैं। अब मैं सरकारी तंत्र का हिस्सा उस रूप में नहीं हूँ, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, और अब मैं दूसरे तरह से भी अपनी बात कह सकता हूँ जो मैं तब नहीं कह पाता था।
हिंदी या कोई भी भाषा हो, जब हम संस्कृति की बात करते हैं, जैसा कि हमारे कई मित्रों ने भी बात की है, हमारे एक जो शुरुआती जो स्वागतकर्ता हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि आज हमारा बहुत पवित्र दिन है। हमारे एक मित्र ने कहा कि ये हमारा एक सांस्कृतिक गौरव का दिन भी है कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। ये दोनों ही शब्द मेरे जहन में सवाल खड़े कर देते हैं कि जब हम पवित्रता की बात करते हैं तो हम पवित्र, फिर अपवित्रता क्या है? और जब हम कहते हैं संस्कृति, तो भाषा संस्कृति का प्रवेश द्वार होती है, यह हम सब लोग जानते हैं। तो किसी भी संस्कृति में प्रवेश करना है तो भाषा के माध्यम से प्रवेश करना होगा। और हम भारतीय संस्कृति को यदि उस पर गर्व करते हैं और हिंदी के माध्यम से गर्व करते हैं, तो क्या हम अपनी संस्कृति में हिंदी के माध्यम से प्रवेश करते हैं, या कि हम संस्कृत के माध्यम से अपनी संस्कृति में प्रवेश करते हैं? क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति में धर्म का एलिमेंट बहुत प्रमुख है। चाहे हमारा रहन सहन हो, पहनावा, खान पान, और यहां तक कि हमारी भाषाओं पर भी धर्म का प्रभाव होता है। केवल एक भाषा नहीं, अन्य विभिन्न भाषाओं पर भी। तो हमारी संस्कृति का यदि प्रवेश द्वार होती है तो वो भाषा होती है जो हमारे शास्त्रों की और शास्त्रीयता की भाषा होती है, जो हमारे धर्म की भाषा होती है, जो हमारे धार्मिक श्लोकों की भाषा होती है। वो भाषा हिंदी नहीं होती। इसलिए मेरे जहन का सवाल है, हो सकता है आपके मन में ये सवाल ना हो या आपको ये सवाल अप्रासंगिक लगता हो, कि क्या हिंदी उस संस्कृति का जिस पर हम गर्व करते हैं, क्या उसका सच में प्रवेश द्वार है? और यदि वो प्रवेश द्वार नहीं है तो वो क्यों नहीं है? और यदि वो संस्कृति का प्रवेश द्वार है तो वो संस्कृति कौन सी है? क्योंकि हम हिंदी कब से आई, 11वीं शताब्दी से आई, 12वीं से आई, 14वीं 15वीं शताब्दी में काफ़ी सारा लिखा गया, और अब आकर के आधुनिक रूप हिंदी का विकसित हो गया, हम सब देख रहे हैं। लेकिन हिंदी के इस परंपरा में, ऐतिहासिक परंपरा में, हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि आज जब हम हिंदी की भाषा की संभावनाएं देख रहे हैं, तो वो संभावनाएं हम किस रूप में देख रहे हैं? क्या हम उसकी एक हिंदी बोलने वाली भाषा है, अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा, के विश्व में सर्वाधिक संख्या द्वारा नंबर 1 की भाषा है, नंबर 2 स्तर की भाषा? क्या इस संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं कि यह हिंदी हमारे धर्म और संस्कृति की भाषा है, उस रूप में हम उसकी संभावनाएं तलाश रहे हैं, उस पर विचार करने, या कि हिंदी हमारे कितने रोजगार की भाषा है, कितना अवसर उसको उस समय मिल रहे हैं, उन संभावनाओं को हम देख रहे हैं। मेरे विचार से ये तीसरा बिंदु अधिक महत्वपूर्ण है कि क्या हिंदी को हम रोजगार की भाषा के रूप में विकसित कर पाए हैं? क्या हिंदी उतनी अधिक विकसित हो पाई है? क्या उसकी उतनी संभावनाएं बन पाई हैं? और क्या हम उन संभावनाओं को सजीव कर पाए हैं कि वो रोजगार की भाषा बने? क्योंकि ये इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि स्वाधीनता से पहले हमारे देश में समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा के अधिकार से वंचित था। उसका स्कूलों में प्रवेश चाहे अनटचेबिलिटी के कारण या दूसरे कारणों से वो प्रतिबंधित था, इसको पढ़ नहीं सकते थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी। और हमारे यहाँ जो जातिगत और ये इस तरह का भेदभाव था उसके कारण भी। लेकिन जब स्वाधीनता के बाद संविधान बना भारतीय, तो भारतीय संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स, उसमें एक अधिकार शिक्षा का अधिकार भी है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार होगा।
जब शिक्षा का अधिकार दिया गया तो उन सभी लोगों के लिए शिक्षाओं के, स्कूलों के दरवाजे खुले कि वो वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। और वो जो शिक्षा दी जाती थी उस समय, वो शुरुआत वो भारतीय भाषाओं के माध्यम से, हिंदी या अलग जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें अंग्रेजी माध्यम से भी दी जाती थी, लेकिन अंग्रेजी माध्यम से कम दी जाती थी। उसी दौरान उसके बाद से हिंदी को लेकर एक प्रचार शुरू हुआ, और ये कि हिंदी एक कमज़ोर भाषा है, हिंदी का शब्दकोश बहुत सीमित है, हिंदी में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा संभव नहीं है, हिंदी के साथ चलकर हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक स्तर पर हम कहीं खड़े नहीं हो सकते प्रतिस्पर्धा में। तीसरा यह कि हिंदी गंवारों, जाहिलों की भाषा है। ये तक प्रचार हिंदी को लेकर किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि वे जो समाज के दबे पिछड़े लोग जो आ रहे थे शिक्षा लेने के लिए, उनमें से अधिकांश लोग हिंदी माध्यम से पढ़ रहे थे। और दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि जिस तरह से स्वाधीनता से पहले पब्लिक या प्राइवेट स्कूल बहुत कम थे, सरकारी स्कूल अधिक थे, लेकिन स्वाधीनता के बाद प्राइवेट यानी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल का तेजी से खुलना शुरू हुआ और उनमें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का प्रचार हुआ। तो अंग्रेजी को एक अलग महत्व दिया जाना, अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर स्थापित या करते चले जाना, उसको मान्यता दिए चले जाना, घोषित या अघोषित रूप से, और अपने प्रचार में हिंदी की बात करते चले जाना, एक द्वंद्व का शिकार हम लोग, पूरा भारतीय समाज उसमें फंसा रहा। और आज भी वही द्वंद्व बरकरार है कि हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी के बारे में बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, हमारे सरकारी कार्यों में हमारे बड़े बड़े अधिकारी वे सब हिंदी दिवस पर आकर के हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में कोई काम अपने कलम से लिखना नहीं चाहते, हिंदी में सोचने की प्रवृत्ति विकसित नहीं हो पा रही। और ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि इस भारत में जिसकी राजभाषा हिंदी है, वहाँ जो स्कूलों से जो एक पौध विद्यार्थियों की आनी चाहिए हिंदी भाषा में प्रवीण होकर, क्योंकि वो राजभाषा में काम कर सके, कि यहाँ हिंदी में बहुत सारे स्कूलों में यदि बच्चे हिंदी में बात करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाता है कि आप हिंदी में क्यों बोल रहे हैं, आप अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलते। उन्हें अंग्रेजी में बोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, और अंग्रेजी में ना बोलने या हिंदी में बोलने के लिए दंडित किया जाता है। और ऐसे स्कूलों पर, ऐसे अध्यापकों पर कोई नियंत्रण नहीं है, उनके लिए कहीं कोई किसी तरह का उनको कोई ये टोकने वाला तक नहीं है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जब उन स्कूलों से निकलने वाली पौध यदि वो हिंदी के ज्ञान से शून्य आएगी, तो कैसे हमारा जो हमारी संवैधानिक की जो प्रावधान है कि हमारी राजभाषा है, और जो आके हमारे लोग जो आके नौकरियों में आएंगे वो काम करेंगे, तो हिंदी में काम कैसे करेंगे, हम किससे अपेक्षा करेंगे। अभी भी जो लोग सरकारी कार्यालयों में जो हिंदी में काम कर रहे हैं, अधिकांश लोग वही लोग हैं कि जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से, हिंदी माध्यम के स्कूलों से पढ़कर आए हुए लोग हैं। अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर आए हुए लोग या उस अंग्रेजी सोच में रचे बसे लोग हिंदी में काम नहीं कर रहे। अभी परसों 2 दिन पहले एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जम्मू कश्मीर कैडर के, उनसे मेरी बात हो रही थी, मित्र हैं, तो कुछ ही मसले पर हम विवेकानंद के ऊपर एक किताब उन्होंने लिखी, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि क्या करता है करदम जी, 1969 में जब IAS में आया और जम्मू कश्मीर में गया कि तब से हिंदी छूट गई। तो मैंने उनसे कहा भाई छूट कैसे गई, हिंदी तो राजभाषा है, आपने कितना काम हिंदी में वहाँ किया, क्या फाइलों में कुछ नहीं किया कभी? आप दिल्ली भी तो कभी डेपुटेशन पर आए हैं, पूरा समय ही तो आपने पूरा टिनोर अपना जम्मू कश्मीर में नहीं गुजारा। तो बोले कि नहीं साहब, ये कुछ कह, आप जानते हैं सच्चाई क्या है कि एक शब्द भी कभी लिखने का मौका नहीं आया, कभी लिखे ही नहीं, और जो हिंदी जितनी जानते थे वो भी सब भूल गए।
ये हमारे सरकारी तंत्र की सच्चाई है जिसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब ऐसे में हिंदी भाषा की संभावना होगी कैसे? आज इतना ज़्यादा अंग्रेजीकरण हो गया है, अंग्रेजी का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया है कि गली मोहल्लों में बहुत तेज़ी के साथ में बिल्कुल एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलते चले जा रहे हैं, पब्लिक स्कूल। उनका स्तर क्या है पढ़ाने का, उस पर मैं नहीं जाता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नाम अंग्रेजी माध्यम है। और उसमें पढ़ने वाले बच्चे ना उन्हें अंग्रेजी ठीक से आती है और उन्हें हिंदी पढ़ाई नहीं जाती, उनको हिंदी भी नहीं आती है। उनका भविष्य अंधकारपूर्ण होता है कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में या जीवन के किसी भी आचार में जब आगे उच्च शिक्षा में जाते हैं तो भाषा का जो बहुत बड़ा संबल उनके साथ होता है वो संबल उनके साथ नहीं होता। इसलिए और दूसरा कि हम इस बात को लगभग मान चुके हैं, हमारी संघ लोक सेवा आयोग और हमारे राज्यों की सेवा आयोग, कुछ राज्यों को छोड़ करके जो हिंदी भाषी राज्य हैं या दूसरे राज्य हैं, या और तो संघ लोक सेवा आयोग और दूसरी हमारी जो नियुक्त करने वाली एजेंसी है, चाहे बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड है या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है या और दूसरी एजेंसीज हैं, वहाँ पर सारी परीक्षाएं लगभग, विकल्प भले ही हिंदी में प्रवेश वो परीक्षा देने का हो, लेकिन सारी परीक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से होती हैं। यहाँ तक कि इंटरव्यू भी, साक्षात्कार भी अंग्रेजी के माध्यम से होता है। केवल तभी यदि उम्मीदवार ये मांग करे कि मैं हिंदी में साक्षात्कार देना चाहता हूँ, तभी उसका साक्षात्कार हिंदी में या दूसरी भाषा में होता है, नहीं तो प्राथमिकता प्रमुखता अंग्रेजी में साक्षात्कार को दी जाती है। तो जहाँ एक उम्मीदवार, एक विद्यार्थी ये जानता है कि मुझे अंग्रेजी में पढ़ करके परीक्षा पास करनी है और मुझे प्रवेश परीक्षा यदि मैं हिंदी माध्यम से कर भी लूँ तो मुझे इंटरव्यू में मुझे अंग्रेजी माध्यम से देना है, तो वो भी अपने आप को अंग्रेजी में प्रवीण करने की कोशिश करता है। और वो जो वहाँ जो अकेडमीज में जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ भी उनको भाषा का ज्ञान तो कराया जाता है, लेकिन वो जो संस्कृति बनती है वो संस्कृति अंग्रेजी के वातावरण की संस्कृति होती है, उसमें हिंदी का बहुत ज़्यादा कहीं नहीं होता। तो ये जो चीज़ है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिसके ओर मैं कहना चाहता हूँ। हम जब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी को हम इसलिए बड़ा गर्व के साथ और बड़ी हमारा उसके प्रति एक तरह की श्रद्धा हो जाती है कि ये हमारी मातृभाषा है या दूसरी भारतीय भाषाएं हमारी मातृभाषा हैं, कि माँ के साथ हमारा एक सम्मान का रिश्ता होता है, माँ के साथ हमारा एक अलग तरह का एक संवेदनाओं का रिश्ता होता है कि ये कि माँ मातृभाषा है कि हम इसे जुड़ें, कि माँ से सीखें। लेकिन माँ जो संस्कार देती है और माँ की परिवार में जो जगह है, वो माँ तो खुद अधीन है, वो खुद स्वतंत्र नहीं है, उसकी अपनी कोई स्वायत्ता नहीं है, उसकी अपनी बात में दम नहीं है, क्योंकि समाज पितृसत्तात्मक है, ये पैट्रियाटिक सोसाइटी है, उसमें माँ के लिए जगह कितनी है, उसको कितने अधिकार हैं। तो ऐसे में हम यदि मातृभाषा कह करके हम कहें हमारी मातृभाषा है, तो माँ तो सेवा करने वाली है, माँ तो बच्चों को पालने वाली है, माँ तो अपने पति का उसकी सारा परिवार को सबकी सेवा भाव करने वाली है। तो क्या हम इस रूप में हिंदी को एक सेविका की भूमिका में ले जाना चाहते हैं कि या एक शासक की भूमिका में? शासक तो पुरुष है, समाज में भी और परिवार में भी। और ये जो पितृसत्ता और समाज में जो हम जाति सत्ता देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिली हुई है, दोनों के साथ एक वर्चस्ववाद जुड़ा हुआ है हेजीमोनी का करेक्टर, कि वर्चस्व चाहता है, पुरुष अपना वर्चस्व चाहता है स्त्री पर, और जाति जो उच्च जातियां हैं वो अपना वर्चस्व चाहती हैं नीच जातियों पर। तो ये जो आपस में मिला हुआ है, जब तक ये हमारा ये मात्र भाषा कह करके जब हम उसे वहाँ तक तब तक जोड़ते रहेंगे, तब तक मुझे लगता है हिंदी को हम उस जगह खड़ी ला कर नहीं कर सकते कि वो अंग्रेजी को या दूसरी उस तरह की भाषाओं को वो चुनौती दे करके वो खड़ी हो सके। वो चुनौती तब तक नहीं दे सकती जब तक कि उसको भी स्वतंत्र अधिकार ना हो। हमारे भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को, स्त्री हो या पुरुष हो, उनको भी लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, सबको समानता का अधिकार है। और या सबको, और अब तो हमारे यहाँ क्योंकि सभी समान अधिकार हैं, तो स्त्री को भी वही अधिकार हैं जो एक पुरुष को हैं, लेकिन वो अधिकार उसको नहीं मिलते हैं। तो क्या हमारे समाज में
स्त्री को वो समान अधिकार दिलाने के लिए क्या उतनी जागरूकता है, क्या उतनी संवेदनशीलता है? यदि वो संवेदनशीलता नहीं है तो हिंदी भाषा के प्रति उसको सम्मान दिलाने के लिए भी उतनी संवेदनशीलता हमारे अंदर नहीं है। यह सच्चाई को हमें स्वीकार कर लेना पड़ेगा। दूसरी चीज जो कि हम अपनी संस्कृति पर जब बात करते हैं तो हम इस पर बहुत गर्व करते हैं कि हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। हम तो सबको एक देखते हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं देखते। लेकिन सच्चाई ये है कि जमीनी स्तर पर हम इतने विभाजित हैं कि हम एकता का अनुभव ही नहीं करते। मेरी अपनी ही एक कविता के शब्द हैं कि बंद कर मेरी रोशनी के सुराख, वे उजालों की सैर करते हैं। बंद कर मेरी रोशनी के सुराख, वे उजालों की सैर करते हैं। वसुधैवों को एक कुटुंब बताने वाले जाति वर्णों में बटे फिरते हैं। ये हमारे समाज की सच्चाई है कि यहाँ हम जो विभाजन है उस पर हम पर्दा डाल के रखते हैं और कहते हैं ऊपर से कहाँ सब एक है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो हम सच्चाइयों को स्वीकार ना करने की संस्कृति, सच्चाइयों पर पर्दा ना डालने की संस्कृति से हम ये उम्मीद करें कि वो हिंदी को सम्मान दे देगी, तो वो हिंदी को लेकर के जो सच्चाइयाँ हैं वो उस पर भी पर्दा डाल करके वो केवल हिंदी को सम्मान के नाम पर लिपापोती करेगी। तो हमको ये तब संभावना हिंदी की बन सकती है जबकि हम समाज में एक वातावरण और उन मूल्यों को स्थापित करें, उनको पैदा करें। और हम चूँकि ये संवैधानिक दायरे में ये चीज़ें आती हैं कि हम संविधान के प्रति सम्मान पैदा करें। हमारी एक बहुत बड़ी त्रासदी ये है कि संविधान लागू हो जाने के बाद से हम रूल ऑफ लॉ हैं, हम कानून शासित राज्य हैं, हम संविधान द्वारा शासित हैं, लेकिन हमारा समाज धर्म से शासित हो रहा है। समाज में धर्म की सत्ता प्रमुख है। तो धर्म और संविधान के बीच का द्वंद्व, और वो इतनी सत्ता इतनी हावी, और एक संविधान वो नागरिक बनाना चाहता है, वो नागरिक के रूप में देखता है व्यक्ति को, और धर्म व्यक्ति को धार्मिक बनाना चाहता है, वो आस्थावान बनाना चाहता है। संविधान व्यक्ति को सचेत, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न और उसको आगे बढ़ने वाला, वो उन्नतशील बनाना चाहता है। लेकिन हमारा धर्म, धार्मिक संस्थाएं और हमारी धार्मिक शिक्षाएं वो व्यक्ति को आस्थावान, श्रद्धावान और भक्त बनाती हैं। वो तो ये जो, और वो इस होता ये है इसमें इस द्वंद्व में कि संविधान का महत्व गौण हो जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग, बहुत सारे समूह बहुत खुल करके वो संविधान का अपमान करते हैं, संविधान प्रावधानों का अनादर करते हैं, और सरेआम वो ये तक भी कहते हैं हम इस संविधान को नहीं मानते हैं। और उनके खिलाफ, क्योंकि संविधान का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जहाँ संविधान का इतना उपेक्षा हो, जहाँ संविधान के प्रति सम्मान ना हो, तो वहाँ राजभाषा हिंदी ये एक संवैधानिक प्रावधान है। तो इस संवैधानिक प्रावधानों के प्रति कितना सम्मान हो सकता है, ये हमारा अपना ये विचार का विषय है आज के समय में। मैं जो संस्कृति और इसके संदर्भ में एक और बात का जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो भाषा है, जिसे हम कहते हैं संपर्क, संपर्क की नहीं, भाषा को संवाद की भाषा होना चाहिए, कि भाषा के माध्यम से हम संवाद कर सकें, भाषा संवाद कर सके, संवाद का माध्यम बन सके, केवल संपर्क का नहीं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमारे यहाँ कि हिंदी तो संवाद करती है, लेकिन वो संस्कृति जिससे हम हिंदी को जोड़ते हैं वो संस्कृति संवाद नहीं करती, वो संवाद करना नहीं सिखाती। इसलिए यहाँ इतना सारा बहुत टकराव, तनाव और द्वंद्व समाज के बीच में रहता है। और इन सब के बीच में रहते हुए तो वो जो टकराव है, चूंकि संवैधानिक प्रावधान है, यदि हिंदी को संवैधानिक प्रावधान ना बनाओ तो इससे ज़्यादा शायद हिंदी पहले चल रही थी
और आज भी हिंदी जितनी समाज में चल रही है, लोक जीवन में चल रही है, उतनी सरकारी तंत्र में नहीं है। सरकारी तंत्र में केवल दिखावा है, वहाँ सरकारी तंत्र में हिंदी का प्रयोग नहीं है। समाज में वो स्वतः रूप से चल रही है। साहित्य लिखा जा रहा है, वो स्वतः लिखा जा रहा है। कोई किसी के दबाव में हम कहें कि हिंदी में पुस्तकें लेखन के लिए पुरस्कार राजभाषा विभाग की ओर से योजनाएं बनी हुई हैं और केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में वो है। यहाँ तक कि अब तो पत्र पत्रिकाओं में यदि हिंदी में लेख लिखते हैं तो उसके लिए भी पुरस्कार है। लेकिन बहुत कम लोग एंट्री आती है, हम उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। तो उसमें बहुत अधिक किताबें नहीं लिखने वाले उन विषयों पर आते नहीं हैं। सरकारी तंत्र में बहुत अधिक पत्रिकाओं में लिखने वाले लोग भी नहीं आते हैं। गृह पत्र पत्रिकाएँ चलती है, उनकी हालत हमारे सामने होती है सबका। और लेकिन उसके बाहर जो है वहाँ हजारों लाखों लेखक हैं और सालों में करोड़ों किताबें छप छप कर आ रही हैं अलग अलग विषयों पर। इतनी विविधतापूर्ण, इतनी खोजपूर्ण, इतनी अच्छी सब चीज़ें लिए हुए एकदम उत्कृष्ट किताबें आ रही हैं। सरकारी तंत्र में वो उत्कृष्टता जो हम चाहते हैं हिंदी में वो नहीं आ पा रही, क्योंकि हम उसको उतना सम्मान, उतना जगह हम नहीं दे रहे। केवल एक दिखावा कर रहे, एक रिचुअल्स की तरह हम हिंदी को मानते चले जा रहे हैं। एक और दिक्कत इसमें जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि जब हम अभी झा साहब ने तो बहुत अच्छी बात बताई, विश्वनाथ झा साहब ने, कि जब हम हिंदी की बात करते हैं और हम हिंदी प्रशिक्षण के माध्यम से देते हैं तो हम सभी भारतीय भाषाओं को जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक वर्ग होता है समाज का कि जैसे कि हम जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अंग्रेजी का प्रचार ज़्यादा हुआ है, अंग्रेजी का प्रभाव ज़्यादा होता गया है। और उस प्रभाव में ये हुआ कि हमारे यहाँ जितनी भी टेक्नोलॉजी की शिक्षा है, विज्ञान की शिक्षा है, तकनीक की शिक्षा है, और यहाँ तक कि अब तो सोशल साइंसेस की शिक्षा भी वो सब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के लोग और विदेशों में जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और लोग हमारे यहाँ जो विदेशों में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं और दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो अंग्रेजी के प्रभाव आ रहे हैं और उनकी जो हिंदी है वो हिंदी में वो अंग्रेजी का मिश्रण हो रहा है। वो जो वहाँ से भारत आ रहे हैं या वो भारत अपने परिवारों के साथ बोल रहे हैं और वहाँ से आ रहा तो हिंदी में अंग्रेजी शब्द का खूब प्रचुरता आ रही है, उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। और सरकारी तंत्र में भी हम कहते हैं कि यदि कहीं पर हिंदी का कोई पर्यायवाची शब्द हमको अंग्रेजी का नहीं मिलता है हिंदी में, तो हम उसे जो का तो देवनागरी में लिख कर अपना काम चला लें। अंग्रेजी के प्रति स्वीकार्यता है, लेकिन ये स्वीकार्यता अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति नहीं है और विशेष रूप से उर्दू के प्रति नहीं है, ये संवेदनशीलता। जबकि हमारे यहाँ का देश का एक बहुत बड़ा वर्ग वो ऐसे क्षेत्रों में भी जा रहा है, ऐसे देशों में भी जा रहा है काम करने के लिए कि जो उर्दू या दूसरी भाषाओं का जहाँ प्रभाव है वह पर उनकी जो भाषा जो हिंदी या अपनी भारतीय भाषाएं जा रहे हैं, उन भाषाओं के साथ वो उर्दू के उन सब भाषाओं के वो शब्दावली आ रही है। लेकिन उस शब्दावली को हम या तो संस्कृत पर टिकते हैं कि हिंदी हमारी संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए, तत्सम होनी चाहिए, और या फिर उसमें अंग्रेजी के शब्दों का समावेश हो, वो हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हम उर्दू के शब्दों का आ जाए या उसके तो उसका हम स्वीकार नहीं करते। ये जो हमारा एक समाज में एक ढांचा जो बन रहा है, जो हमारा सोचने का एक तरीका बन रहा है, ये हिंदी के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। इसलिए जब हम ये चुनौतियाँ हैं जहाँ हमारी संभावनाएं जो हमारी होनी चाहिए, ये हमारे समाज की सोच ने, हमारे तंत्र ने हमारी उस संभावनाओं को अवरुद्ध कर दिया और हमारे सामने एक चिन्ह लगा दिया हिंदी भाषा के सामने कि कैसे बढ़ेगी, किस तरह से उससे स्वीकार्यता होगी। और आज जिस तरह से तेजी के साथ में सरकारी तंत्र सिमट रहा है, प्राइवेट सेक्टर हो रहा है, निजीकरण होता जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, और सारा अब तो इतने सारे सरकारी इंस्टीट्यूट तो बहुत कम है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज़्यादा हैं, वहाँ पे हिंदी वो कोई बाध्यता उनके साथ नहीं है, वो तो पूरा उनको पैसा लेना है पैसा, और उसमें डिग्री अपना उनको बच्चों को शिक्षा देनी है। तो अंग्रेजी माध्यम खूब धड़ल्ले से सब चल रहा है। यहाँ तक कि अब जो हिंदी भाषी राज्यों में भी प्राइमरी के बाद से वो वहाँ पे कहीं कहीं प्राइमरी से भी वो अंग्रेजी की अनिवार्यता हो गई है कि अंग्रेजी शुरू से हम पढ़ाएंगे। जहाँ शुरू से ही हिंदी पढ़ाई जाती थी, हिंदी माध्यम पे जोर होता था, वहाँ भी अंग्रेजी माध्यम से जोर आ रहा है। तो हिंदी धीरे धीरे सिमटती जा रही है, और सिमट रही है आम जनता के माध्यम से नहीं सिमट रही है। आम जनता हिंदी में काम कर रही है, बोल रही है, सब कुछ है, सारा कुछ व्यवहार हो रहा है, लेकिन ये सिमट रही है हमारे सरकारी तंत्र के माध्यम से, ये उसकी नीतियों के कारण से, और उसके कोई और उस पर कोई
जो एक नियंत्रण होना चाहिए वो ना होने से। अब यदि कोई सरकार हमारे संवैधानिक प्रावधान है, यदि संवैधानिक प्रावधानों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है तो उस पर ठीक से उसका एक नियंत्रण हो, उस पर ठीक से उसकी मॉनिटरिंग हो, ठीक से उस पर विचार किया जाए। उस नीति में यदि कुछ लग रहा है कि कुछ है तो उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, कुछ आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जाए, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। इसलिए जो उसका जो पूरा वातावरण है, ये मुझे हिंदी को, जब मैं एक राजभाषा के रूप में हिंदी को देखता हूँ तो निराशाजनक लगता है, लेकिन जब मैं अपने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को देखता हूँ तो मुझे उस पर गर्व भी होता है कि हमारे प्राध्यापक वो वहाँ केवल अपना वही दायित्व नहीं निभा रहे हैं कि वो कक्षाओं में जाकर के केवल सरकारी कार्यालयों के लोगों को ही पढ़ा रहे हैं। जैसा आपने कहा, हमारे और बहुत सारे साथी भी कि जो हमारे संस्थान की ओर से जो हमारे ऐप विकसित हुए हैं, उस ऐप के माध्यम से जो डिस्टेंस लर्निंग है उसके द्वारा विदेशों तक में हमारे ऐप के माध्यम से लोग हिंदी सीख रहे हैं, और हमारे प्राध्यापक उन लोगों को हिंदी सिखा रहे हैं कि जो हमारे सरकारी क्षेत्र के लोग नहीं हैं, जो हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। बहुत सी जगह राज्य सरकारों के कर्मचारी भी हमारे प्राध्यापकों के साथ कक्षाओं में आ रहे हैं। बस ये है कि उनको वहाँ पे उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता और उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, क्योंकि वो राज्य सरकारी कर्मचारी हैं और वो हमारे उस परिधि में नहीं आते कि हम उन्हें प्रशिक्षित करें। तो ये जो चीज़ें हैं, लेकिन हमारे प्राध्यापक इतना ज़्यादा कि वो दायरे से बाहर निकल करके वो आम लोगों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, आम लोगों को हिंदी सिखा रहे हैं, उस ऐप के माध्यम से सिखा रहे हैं। और दूसरा, ऑनलाइन लोगों से जुड़ करके रात को, दिन में, सुबह शाम कभी भी ये सिखा रहे हैं, और इसमें इनको कोई अतिरिक्त इनको वेतन नहीं मिलता, कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता। जब मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे गर्व होता है, और जब मैं दूसरी स्थितियों को देखता हूँ तो वहाँ ये बहुत निराशाजनक होती है। तो मुझे लगता है कि जो आज का समय है अभी चुनौतीपूर्ण समय है, और हिंदी की जो संभावनाएं हैं उसके आगे अभी एक धुंध है। उस धुंध को मिटने में समय लगेगा, और ये धुंध तब मिटेगी कि जब हम लोग एक जागरूक होंगे और नागरिक आधार पर, समाज के आधार पर हम संविधान के प्रति लोगों में सम्मान की भावना पैदा करेंगे। वो इस तरह की जागरूकता आएगी कि संविधान के प्रति हम सम्मान करें, संविधान के प्रावधानों के प्रति सम्मान करें, संवैधानिक सत्ताओं का, संवैधानिक संस्थाओं का हम लोग सम्मान करें, उनका महत्व प्रदान करें, और उनको क्या कहते हैं, बहुत हल्के में ना लिया जाए। तो जब हम इस तरह की चीज़, इस तरह को समझेंगे और इस तरह का जागरूकता समाज में आएगी, तो तब मुझे लगता है तब हिंदी भाषा भी अपने आप राजभाषा के रूप में वो प्रतिष्ठित हो जाएगी। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी समय, मुझे अपना जो मेरा निर्धारित समय है वो मैंने ले लिया है, और आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ मुझे सुना। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को, सभी श्रोताओं को, मित्रों को जो यहाँ जुड़े हुए हैं इस नवबंधन के मंच से या उसके फेसबुक पेज से, और जो लाइव यहाँ जुड़ रहे हैं, और जो आयोजक हैं, और जो मेरे प्रतिभागी, मेरे सहभागी मित्र हैं, सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।